class, good morning. So as in the last lecture I told you to practice the NCERT questions so that we can discuss them out. तो जो भी आपके डाउट है आज आप देख लोगे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा जहाँ तक हमने पढ़े वहाँ तक के हम क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो हेयर दिस वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं ज़्यादातर जो हम डिस्कस साथ साथ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आप किस बेसिस पर कह सकते हो कि जो स्कैंडियम है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है. तो आपको पता है बाय डेफिनेशन वी नो दैट ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है. तो स्कैंडियम के अंदर D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जबकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 होती है. तो D10 होती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर क्या है हम उसे कंसिडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर. लेकिन स्कैंडियम में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो इसलिए वो हमारे लिए होता है ट्रांजिशन एलिमेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है. कह रहा है कि जो सिल्वर है उसके पास कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है. तो देखो फिर भी हम लोग जिंक को और जैसे सिल्वर है या कॉपर है इनको हम लोग क्यों रखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से. मोर ओवर सिल्वर का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, लेकिन जब ये एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जनरेट हो जाता है. यानी कि जब ये सॉल्ट बनाएगा, कॉपर सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे, तब ये क्या होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड होंगे, क्योंकि तब इनका डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा. Okay, so the next question says that here it says that why do transition element exhibit higher enthalpy of atomization. तो ये हमने बात की थी higher enthalpy of atomization. atomization का मतलब क्या था कि आपको मॉलिक्यूल को एटम्स के अंदर तोड़ना है. तो अगर किसी मॉलिक्यूल को आप एटम्स के अंदर तोड़ोगे तो उसकी सारी बॉन्ड आपको तोड़नी पड़ेगी, तभी वो एटम में कन्वर्ट होगा. और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड्स होती हैं, मेटल मेटल बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी उतनी देनी पड़ेगी. तो इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होती है. तो क्योंकि डी ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डिसोशिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन सेज दैट स्कैंडियम टू जिंक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज़ द लोएस्ट. वाई? कह रहे जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट होती है, यानी कि इसको एटम्स में तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए. क्यों? क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो क्या है D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी इतनी ज़्यादा. बिकॉज ऑब्वियसली सभी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो बॉन्डिंग करेगा कौन, तो इसीलिए आपको इसकी बॉन्ड्स को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत कम हो जाती है जिंक के लिए. ओके, इट सेज दैट नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा. कौन नहीं शो करेगा? जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं. तो अगर आप स्कैंडियम को देखेंगे उसका नंबर क्या होता है 21. डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. डी ऑर्बिटल में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता क्योंकि चॉइस ही नहीं है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा पूछा गया है. एग्जाम्पल 8.4 दैट वाई क्रोमियम +2 इज़ रिड्यूसिंग. क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग है तो मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, किस में जाएगा Cr+3. और क्यों जाएगा? क्योंकि +2 के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D4 और +3 के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3. मैंने आपको बताया था D3 भी स्टेबल होती है एज इफ D5 स्टेबल होती है. तो D3 ज़्यादा स्टेबल है D4 से, तो इसीलिए खुद किस में चला जाता है, +3 में चला जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है. जबकि Mn+3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग. Mn+3 क्यों ऑक्सीडाइजिंग है भाई? अच्छा, अगर ये ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा Mn+2 में, जहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 होती है और अभी कितनी थी D4. तो D4 से D5 में जा रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा. देखो क्रोमियम जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर
Cr+ में जाके D5 नहीं बना सकता, इसके पास इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन छोड़ने का ही तरीका, और छोड़े तो कितने छोड़े के स्टेबल हो जाए, D4 के बाद D5 के बाद सिर्फ D3 स्टेबल होता है, तो इसीलिए क्रोमियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जबकि D4 पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, तो इसीलिए क्रोमियम +2 आपका रिड्यूसिंग होता है, लेकिन मैंगनीज +3 आपका ऑक्सीडाइजिंग होता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है E0 वैल्यू है M+2 से M जाने की, यानी कि रिडक्शन। जो मेटल है आपका वो +2 से 0 में जाएगा, इसके E0 की वैल्यू कॉपर के लिए पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर +2 से कॉपर में जाने की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी कि ये रिएक्शन फिजिबल है। कौन सी रिएक्शन, कॉपर +2 से कॉपर में जाने की रिएक्शन क्या है, फिजिबल। ये ऐसे कैसे हो रहा है कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर 0 में जा रहा है, क्योंकि अगर आप कॉपर +2 में देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D8, लेकिन कॉपर 0 में जाओगे तो क्या हो जाएगा, D10। और इसके अलावा आपको कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी आपको चाहिए वो कहाँ से आती है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्योंकि बहुत हाई होती थी, तो इसकी वजह से कॉपर +1 किस में चला जाता था, कॉपर +2 के अंदर और कॉपर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता था, कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाता था, कॉपर के अंदर, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लो एटमाइजेशन एंथैल्पी। तो ये दो टर्म्स आपको उसने कीवर्ड्स देखे हैं, दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी अगर इसकी, तो ये क्या होगा, अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाएगा, पानी में स्टेबल रहेगा। और एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। It says that how would you account for the increasing oxidizing power in the following। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को आप कैसे बताएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रही है। देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे 14, 12, 6, वेनेडियम की यहाँ पर निकालेंगे तो इट वुड कम आउट टू बी 5। ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि खुद क्या होना है, रिड्यूस होना है। तो खुद रिड्यूस होना है तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कब लेंगे, जब स्पेस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो +7 में है, +7 में है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में चला जाएगा, +2 तक चला जाएगा। क्रोमियम आपको पता है +6 से कहाँ जा सकता है, +3 पर जा सकता है। वेनेडियम आपको पता है +5 से कहाँ तक जा सकता है, +2 तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा है +7 से +2 बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आराम से इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। +6 से +3 थोड़े कम इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, +5 से +2 थोड़े और कम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी हो गई है। तो इस तरीके से क्योंकि मैंगनीज का यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी, देन क्रोमियम एंड देन वेनेडियम। चलिए नेक्स्ट, how would you account for the irregular variation of ionization enthalpies first and second in the first transition, in the first series of transition element। कह रहा है कि जो first transition series है, that is this scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप नहीं कह सकते लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ ही होगी या डिक्रीज़ ही होगी, तो ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड है नहीं, इरेगुलर है, वेरिएबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ से आप जब D1 से मैग्नीज की तरफ जाते हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप D5 से D6 पर जाओगे तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ गए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली D7 अनस्टेबल है, D5 ज़्यादा स्टेबल थी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन फिर जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो D10 की तरफ बढ़ रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, राइट।
देखो यहाँ पर वेरी कर रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हमें निकालने होते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी देके। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी वेरी करेगा। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर ही, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही आपका क्या क्या डिपेंड करता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, मेटल मेटल बॉन्डिंग डिपेंड करती है, एटमाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो ये तीनों ही चीज़ें, सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, अगर इन तीनों में से किसी का भी आपको जिक्र किया जाए कि बताइए ये इरेगुलर क्यों है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल मेटल बॉन्डिंग, एटमाइजेशन एंथैल्पी, ये इरेगुलर क्यों होती हैं अक्रॉस अ ट्रांजिशन पीरियड, तो वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, वो फिक्स नहीं है, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स नहीं हो सकती। ये देखो फिर से वही है, इसने आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ दे दी हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ना दे के इसने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे दिया है जैसे यहाँ पर। तो ये क्या है, +2 से 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो ये क्या होती जा रही है, देखो यहाँ पे किसी के लिए बढ़ रही है, किसी के लिए डिक्रीज़ हो रही है, फिर किसी के लिए बढ़ रही है, इरेगुलर है। क्यों इरेगुलर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखो +2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब जैसे मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे +2 के अंदर तो क्या हो जाएगी, D5। अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है, Mn+2 में ये स्टेबल है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। तो इसीलिए क्या होगी, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो पोटेंशियल होगा माइनस में होगा। माइनस में क्यों, क्योंकि नहीं होगा ना, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, तो इसीलिए माइनस में जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जितनी ज़्यादा कम फिजिबल होगी उतना ज़्यादा माइनस में जाएगा। सो ये यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो इसको दिमाग में रखना कि इरेगुलर ट्रेंड्स आपको क्यों देखने में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वेरी कर रही है। तो ये सारी एंथैल्पीज़ जो हैं वो भी वेरी करेंगी। लैंग्वेज आपको दी हुई है कि कैसे लिखना है, यही हम लोगों ने कल एज एग्जाम्पल कंसिडर किया था जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि Mn+3 से Mn+2 जाना, इस रिएक्शन कपल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव होता है बजाय के क्रोमियम +2 से +3 जाना या फेरिक से फेरस जाना। तो देखो Mn+3 क्या होता है, D4, Mn+2 क्या होता है, D5। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रोमियम +3 क्या होता है, D3, और क्रोमियम +2 क्या होता है, D4। सिमिलरली इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, दैट वुड बी D5 एंड दैट वुड बी D6। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैग्नीज़ जो है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है। दिस इज़ अ फेवरेबल रिएक्शन, लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। ये रिएक्शन फिजिबल होगी तो ये रिएक्शन अपने आप होगी, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। इसका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो D3 से D4 में जा रहा है, मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। D5 से D6 में जाना है, मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल। तो ये प्रोसेसेस या ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होने की वजह से इनका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। ठीक है, चलो। It says that why is the highest oxidation state of a metal is exhibited in its oxide or fluoride only। तो देखो यहाँ पर कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऑक्साइड या फिर फ्लोराइड में ही क्यों देखने को मिलती है। तो आपको पता है क्योंकि यही दोनों एलिमेंट्स जो हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर दे कैन स्टेबलाइज द मेटल इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर कंपैरिजन ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही बोल दिया जाता और की जगह लिख दिया जाता दैट वाई इज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड रादर देन इन फ्लोराइड, तो आप क्या बता देते कि ऑक्साइड इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्डिंग। नेक्स्ट, विच इज़ द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होगा, जो रिड्यूस करेगा, यानी कि जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। देखो ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या बनाएगा, Cr+3, और ये क्या बनाएगा, Fe+3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D3 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे यहाँ पर D3 है और यहाँ पर क्या है, D5। ये हाफ फिल्ड है, आपको नज़र आ रहा है, और मैंने आपको बोला था कि D3 भी स्टेबल होता है। तो आप कहोगे कि कितना भी स्टेबल हो जाए लेकिन हाफ फिल्ड से तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो मैं कहूँगी कि नहीं, ज़्यादा स्टेबल होगा। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 से ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि D3 भी हाफ फिल्ड ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी हाफ फिल्ड, यहाँ पर भी हाफ फिल्ड। तो कैसे कंपेयर किया, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होता है आपका कोई भी आयन।
तो यहाँ पर D3 है, ये हाफ फिल्ड के बराबर ही होता है। कैसे, दैट वी हैव टू सी इन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्प्लिट हो जाता है डी ऑर्बिटल। तो D3 भी हमारा हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, लेकिन D3 में क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो इसीलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा ज़्यादा अच्छा होगा क्रोमियम +2। ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन हुज एटॉमिक नंबर इज़ 25। मेटल है कोई, उसका एटॉमिक नंबर 25 है, डाइवेलेंट फॉर्म में है, दैट मीन्स +2 में है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, D5 बचेगा आपके पास, D5 बचेगा, पाँचों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, तो फॉर्मूला में डाल दो 5, n इंटू n +2 होता था ना, तो 5 इंटू 5 +2, 5 इंटू 7 35, 35। इससे पहले वाला आपको स्क्वायर पता है, 35 से पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन होता है, 25, और इसके बाद वाला कौन सा होता है, 36, और आपका क्या आ रहा है 35। तो यानी कि बहुत 6 के ये नज़दीक है, तो 5.9 समथिंग हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5.9। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, अप्रॉक्स आंसर देखिए। नेक्स्ट इट सेज एट द कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसके आयन क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, तो +2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, D7 बचेगा। D7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, फिल करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मूला में डालोगे 3 इंटू 3 +2, दैट वुड कम आउट टू बी √15, दैट इज़ 3.9 समथिंग। तो 3.9 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, that what is meant by disproportionation of an oxidation state। disproportionation आपको पता है जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। गिव एन एग्जांपल, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जब खुद को लोअर भी कर सके और खुद को आगे भी लेके जा सके, तो वो क्या कहलाएगी, डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कल ही आपने देखा था कॉपर +1 को जब आप पानी में डालेंगे, तो एक्वस यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिएक्शन आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, ये अभी तक आपने पढ़ी है जो, दैट कॉपर +1 इन एक्वस स्टेट गिव्स व्हाट, कॉपर +2 एंड कॉपर। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, नाउ दिस दैट कॉपर +1 आयंस आर नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसने दिखा दिया ना, एक्वस सॉल्यूशन मेंशन कर दिया, तो अब हम लिख देंगे इसको, क्यों, क्योंकि ये अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो भी मैंने ऊपर लिखी थी। तो कॉपर +1 क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर +1। तो कॉपर +1 के बजाय कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो कॉपर +1 डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा कॉपर +2 के अंदर। दैट्स द रीज़न फॉर इट। अब आगे का टॉपिक देख लेते हैं। देखो अब हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेनली हमें पढ़ना है मैंगनीज़ एंड क्रोमियम। मैंगनीज़ और क्रोमियम के मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले जनरल हम देख लेते हैं कि बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे ऑक्साइड्स या ऑक्सो एनायंस बनाते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी, तो आपको पता है क्योंकि ये मेटालिक होते हैं नेचर में सभी के सभी, तो जितना ज़्यादा मेटालिक होंगे उतने ज़्यादा इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जितना ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। अभी देखें, एक चीज़ आपके पास आती है, अगर एक ही मेटल के आपको ऑक्साइड कंपेयर करने को बोल दिया जाए, इधर देखो, मेटल है, मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो बेसिक होंगे, लेकिन अगर एक ही मेटल के ऑक्साइड्स को आपस में उनका करेक्टर आपसे पूछ लिया जाए, कंपेयर करवा लिया जाए, तो कैसे बताएंगे आप कि कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन ज़्यादा बेसिक है। देखिए, जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगती है, जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कोवेलेंट करेक्टर। एंड कोवेलेंट करेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होगा किसी भी मेटल का, उसका
कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा हाई होगा और इसीलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम होगा और उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैंगनीज़ के ही आपको ऑक्साइड्स कुछ गिवन है। सी मेटल जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिक होगा नेचर में। लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बेसिक होगा। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। देयरफॉर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेज एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आया तो 11th क्लास में याद करें, हम सभी ने पढ़ा है फजान्स रूल, जो कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता था और वो आपको बताता था कि, एक बार मैं आपको बता देती हूँ इसका लॉजिक क्या है तो इसको समझ पाओगे, सिर्फ याद नहीं आपको करना पड़ेगा। देखो, पहले आपके पास मैंगनीज था, मान लीजिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था या किसी भी एनायन के साथ जुड़ा हुआ था। अभी वो +7 में चला गया और अब वो एक एनायन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ और गेन करने के बाद आयनिक स्टेट में चले गए हैं, कैटायन और एनायन बन गए हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आयनिक स्टेट में जाएंगे, आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिसकी वजह से नेगेटिव में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। और इसकी वजह से आपका जो एनायन है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। कैसे पोलराइज हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ आ गई है, कैटायन की तरफ, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी हो जाएगी तो डेल्टा पॉजिटिव। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक एटम, एक आयन ही क्या हो गया, पोलराइज। एक आयन के अंदर ही 2 पोल्स जनरेट हो गए, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। और ये काम किसने किया, कैटायन ने। अब कैटायन का चार्ज पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको और भी ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इसीलिए ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा आपके कैटायन के ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसीलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर आप इसको लुईस की थ्योरी से समझें तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स कौन होते थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते थे। तो आपको पता है, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर से नहीं समझ आया तो यहाँ से समझ लीजिए। ये देखो, आपको पता है मैंगनीज़ +7 में है और यहाँ पर मैंगनीज़ +2 में है। जब वो मोनो ऑक्साइड बना रहा है तो किस में है, +2 के अंदर प्रेजेंट है। और जब वो क्या बना रहा है, Mn2O7 बना रहा है तो +7 के अंदर है। तो 7 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो छोड़ ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, लुईस एसिड। कैसा हो रहा है, लुईस एसिड। लेकिन मैंगनीज़ जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होगा, कैसा होगा, वो लुईस बेस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कैसा हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिक होंगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होंगी और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एम्फोटेरिक। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि +3 और +4 क्या हो सकते हैं, +7 में भी जा सकते हैं और +2 में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये कैसे होंगे, एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ भी कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बताना होता है किसी भी सेम एलिमेंट का अगर आपको पूछ लिया जाए नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आयनिक कैरेक्टर जैसे जैसे डिक्रीज़ होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर वैसे वैसे, अच्छा आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, तो इससे आप देख लेना, इसको समझ लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऊपर। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर देख लेते हैं उनका। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है कि वो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस, यानी कि दूसरों से क्या खुद क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो आप देख लेना, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लाइक Mn है, +2 में है, और एक कंपाउंड में Mn है +7 में, आपसे पूछा जाएगा किसकी रिड्यूसिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस कर सकता है, वही जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। आपको पता है Mn +2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के +7 में जा सकता है, लेकिन +7 तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आगे किसी में भी नहीं जा सकता। तो ऑब्वियसली Mn +2 क्या होगा, नेचर में रिड्यूसिंग होगा, और Mn +7 क्या होगा, नेचर में ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखनी है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता होगा वो रिड्यूसिंग है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा।
तो इस तरीके से आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो उसी को अप्लाई करके आप आंसर कर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी प्रिपरेशन सीधे सीधे पूछी जाती है, इसकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एंड एफ ब्लॉक का कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो वो बिना इन कंपाउंड्स के कंप्लीट नहीं होगा। दो कंपाउंड है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एक मैग्नीशियम पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ये दो कंपाउंड्स क्रोमियम के और मैंगनीज़ के आपको पढ़ने हैं। इनके बिना क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से सुन लेंगे। इनकी रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं क्रोमाइट और से, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ABCD करके क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको बोला जाएगा अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, तो आप समझ जाएंगे क्रोमाइट ओर से आप क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कर रहा है। तो क्रोमाइट ओर क्या होता है, FeCr2O4। तो इसको मैंने दिखाया हुआ है, मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे FeO.Cr2O3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, कंप्रेस करके लिखेंगे तो FeCr2O4 होता है जनरल में। तो क्रोमाइट ओर को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, ध्यान रहे क्रोमेट, ये जो एनायन होता है ना क्रोमेट, इसके जितने भी सॉल्ट होंगे येलो कलर के होते हैं। क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव के सारे कंपाउंड्स कैसे होते हैं, येलो कलर के, नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। आयरन Fe2O3 में चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नाउ आपको क्या करना है, इस सोडियम क्रोमेट को यहाँ पर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई कराएंगे हम, तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा और सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। अब ये जो डाइक्रोमेट बना है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसके जितने भी सॉल्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, इसके सॉल्ट्स कैसे होंगे, ऑरेंज कलर के होंगे, येलोइश ऑरेंज होंगे। लेकिन हमें बनाना क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। तो हम इस डाइक्रोमेट को लेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को, KCl डालेंगे, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, सोडियम निकल जाएगा, पोटेशियम चला जाएगा और बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रिपरेशन हो जाती है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, एक बार फिर से देख लो, क्या क्या हमने क्रोमाइट ओर को NaOH और O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, सोडियम क्रोमेट बना, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनवाया, सोडियम डाइक्रोमेट से फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनवा लिया। अब बात आती है कि आपने यहाँ पर ये जो NaCl लिया था, NaOH लिया था, अगर यहाँ पर आप सीधा सीधा KOH ले लेते हैं तो यहाँ क्या बनता, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, उसको फिर H2SO4 डलवाते तो सीधा सीधा बन जाता K2Cr2O7। ये वाला स्टेप हमारा बच जाता ना, ये वाला स्टेप हमको नहीं कराना पड़ता, इन दो स्टेप्स में ही काम पूरा हो जाता। अगर NaOH की जगह हम KOH ले लेते तो सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल रहा था। तो फिर हमने सीधा सीधा पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं बनाया, हमने यहाँ पे KOH क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि उसके लिए देखो यहाँ पर KOH NaOH डालने से क्या हुआ था, पहले सोडियम क्रोमेट बना था, सोडियम क्रोमेट को हमने H2SO4 डाल के जब सोडियम डाइक्रोमेट बनवाया ना, तो सोडियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, पानी में इतना सॉल्युबल नहीं होता, H2SO4 के अंदर इतना सॉल्युबल नहीं होता, सोडियम सल्फेट पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते, इस स्टेप में अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनवाते तो आप उसे पोटेशियम सल्फेट से अलग नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। समझ आया, क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और इसको क्रिस्टलाइज आउट करवा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन से बाहर ही नहीं निकलवा पाओगे तो फ़ायदा क्या हुआ इस पूरी रिएक्शन का, इसकी यील्ड क्या हो जाएगी, बहुत कम। इसका अमाउंट जो आप रिकवर करोगे ना पोटेशियम डाइक्रोमेट का, वो बहुत कम होगा, सॉल्यूशन में ही डिजॉल्व रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले सोडियम क्रोमेट बनाते हैं, डाइक्रोमेट बनाते हैं, उसको बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्लोराइड से सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। चलो चले अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर आप सोडियम इसकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करोगे तो ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है, गर्म पानी के अंदर ये सॉल्युबल होता है। इसको अगर आप हीट करोगे तो क्रोमियम देखो किस में, +6 में है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे हीट करोगे तो ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट के अंदर और क्रोमिक ऑक्साइड के अंदर, Cr2O3 के अंदर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी रिएक्शन अभी हमने 3 ऊपर प्रिपरेशन की पढ़ी हैं और ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टेबल आयंस होते हैं। कैसे इंटर कन्वर्टेबल आयंस होते हैं, तो अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम दोगे तो वो क्रोमेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर आप क्रोमेट को एसिडिक मीडियम दोगे तो वो डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, दैट ऑरेंज रेड सॉलिड
इन बेसिक मीडियम टर्न्स येलो, क्या, ऑरेंज रेड सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम टर्न्स येलो। तो ऑरेंज रेड क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, येलो में चेंज हो गया, मतलब क्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो गया। ऐसे ही येलो कलर्ड सॉलिड चेंजेस इनटू ऑरेंज रेड सॉलिड इन एसिडिक मीडियम, तो वो क्या हो गया, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन रहा है। तो ये दोनों स्पीशीज़ जो है ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, आप इसको मीडियम चेंज करके एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसका एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूं तो आप सबको पता होगा ब्रेथ एनालाइज़र के बारे में। ब्रेथ एनालाइज़र ट्रैफिक पुलिस का वो मशीनरी होती है जिसके थ्रू वो ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट नापते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ एक एपरेटस होता है जिसके अंदर आपको ब्रेथ अपनी छोड़नी होती है, जिसके अंदर आपको अपनी ब्रेथ पंप करानी होती है, और फिर वो मीटर आपको बताता है कि आपके ब्लड में कितना अल्कोहल का कंटेंट है। दैट इज़ दैट रिएक्शन, इसी रिएक्शन के ऊपर वो बेस्ड है। कैसे, उसके अंदर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो सॉल्यूशन होता है जो येलो से या रेडिश ऑरेंज से बाद में ग्रीन कलर का हो जाता है, वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, उनकी मशीन के अंदर ये कंपाउंड, ये सॉल्यूशन डाला हुआ होता है। इसको जब आप H2SO4 के साथ, और अल्कोहल क्या होता है, बेसिक होता है, उसके साथ रिएक्ट करवाओगे, ROH के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो ये बना लेता है क्रोमियम सल्फेट। क्रोमियम सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या था, रेडिश येलो कलर का था। तो यहाँ से रेडिश येलो से जैसे ही अल्कोहल के साथ कांटेक्ट में आएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कितना अल्कोहल सामने वाले ने कंज्यूम किया था, ये इस कलर की इंटेंसिटी से पता चलेगा। तो IR स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम पता लगा लेते हैं। देखो, एक फ़ोटो सेंसिटाइज़र होता है उस मशीन के अंदर जो कि इस कलर की इंटेंसिटी को नाप लेता है। जितना ज़्यादा अल्कोहल होगा उतना ही डेंस या रिच इंटेंस ग्रीन कलर आएगा। तो इस ग्रीन कलर की इंटेंसिटी से पता चल जाएगा कि कितना अल्कोहल कंज्यूम किया गया था। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि ब्लड में अल्कोहल की जो कंजम्पशन है या जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है। तो सिंपल क्या है, ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, कि बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। चले, अब इसकी कुछ रिएक्शंस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि क्रोमियम जो है वो +6 में है, +6 से आगे तो ये जा नहीं सकता, तो क्या होगा, रिड्यूस ही होगा, +3 में जाएगा। +6 के बाद कौन सी स्टेबल होती है, इसके लिए +3, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज़ करेगा, तो इसीलिए क्या होगा, इस बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए आपने KMNO4 जहाँ देखा है वहाँ साथ में आपने क्या देखा है, K2Cr2O7। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बच्चों ने पढ़ी है, आप लोगों ने किसी ने पढ़नी शुरू की होगी, तो आपने देखा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे HCl में क्या कर रहा है, ये HCl को कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज़ कर रहा है क्लोरीन गैस के अंदर, और ख़ुद रिड्यूस हो रहा है ट्राईक्लोराइड के अंदर। तो +3 में जा रहा है खुद, और इसको ऑक्सीडाइज़ कर रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होता है। इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 11th क्लास में अगर आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शंस याद होंगी तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको बैलेंस भी किया था। तो देखो क्या हो रहा है, आपको पता है कि अगर आपने एसिडिक मीडियम लिया तो Cr2O7, देखो ये रिएक्शन है, Cr2O7 H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज हो जाता है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ से ये गया +6 से +3 में, एक क्रोमियम +6 से +3 में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 क्रोमियम जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन हुआ और यहाँ पे पहुँच गया। चार्ज देखो यहाँ पे कितना आ गया है, -2 -6 -8, और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, +6। -8 से +6 जाना है, एसिडिक मीडियम है तो ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव यहीं ऐड करना पड़ेगा। तो आपको -8 से +6 पर जाना है, कितना पॉजिटिव आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली 14। 8 में 8 ऐड करोगे न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होने के बाद 6 और चाहिए, तो 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो 14 H पॉजिटिव हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो हमने हाइड्रोजन ऐड किया H2O लगा के, 14 H से यहाँ पर भी 14 करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस चेक करने के लिए देख लेना ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया होगा दोनों तरफ। तो इस तरीके से हमने ये रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया था 11th क्लास में बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन से करके देख लो। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन व्हेन डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद आयोडाइड आयन, तो आपको इसकी रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन अगर आप बैलेंस कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे ही याद हो जाएगी, तो इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अब देखो आयोडाइड -1 में है, तो इससे ज़्यादा किस में जा सकता है, वो 0 में जा सकता है। तो -1 से 0 में चला गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए।
अब आपको नेट रिएक्शन लिखने के लिए एक ही बात ध्यान रखनी है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो आप क्या करोगे, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई, तो मैंने ये 3 से मल्टीप्लाई करके लिखी हुई है। 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, नेट रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन आना नहीं चाहिए, और नेट रिएक्शन को आप एक बार चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं। अब देखो, अब वो पूछता है व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ डाइक्रोमेट विद H2S, तो ये वाली रिएक्शन तो सेम रहेगी भाई, डाइक्रोमेट तो क्रोमियम Cr+3 में ही जा रहा है। H2S का क्या होगा, H2S में सल्फर जो है वो -2 में है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो 0 में चला गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और जब आप लिख कर देख लोगे तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बैलेंस करने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी रिएक्शन को। नेट आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने पे काट दोगे और फिर दोनों को ऐड करके लिख दोगे अगर, तो क्या आ जाएगी, नेट रिएक्शन आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल है। टिन के साथ अगर पूछता है तो वो ऑक्सीडाइज होके +4 में जाएगा, फेरस के साथ फेरिक में जाएगा। इनके साथ आप ये वाली रिएक्शन जो है ना क्रोमियम की, ये ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, दोनों को ऐड करके नेट रिएक्शन लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये रिएक्शंस, आनी ही आनी होती हैं ज़रूर, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये इन्हीं रिएक्शन से क्या होता है, एक्सप्लेन। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्या होता है, क्रोमेट आयन जो होता है CrO4 2 नेगेटिव जो है, 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो क्रोमियम 6 बॉन्ड बना के इस तरीके से प्रेजेंट रहता है टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। और यहाँ पर ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड लेंथ्स क्या होते हैं, इक्वल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होंगे, सभी बॉन्ड्स डीलोकलाइज होते हैं तो इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। वहीं पर डाइक्रोमेट आयन की अगर आप बात करें तो 2 टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो 2 क्रोमियम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, एक बचा बीच में, ब्रिजिंग ऑक्सीजन काम करेगा, ठीक है, और O नेगेटिव, एक नेगेटिव दोनों को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये 6 की 6 बॉन्ड्स बराबर होंगी, ठीक है। 6 CrO बॉन्ड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन 2 CrO बॉन्ड्स कैसी होती हैं, लंबी, कौन सी वाली, ये वाली। यहाँ पे देखो ये सिंगल की सिंगल बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, और बाकी ये जो 6 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, ये क्या होंगी, पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगी, एंड दे वुड बी शॉर्टर इन लेंथ। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बॉन्ड लेंथ को लेकर। यूजेस देखेंगे हम डाइक्रोमेट के, कि डाइक्रोमेट के यूजेस क्या हैं, तो क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड है, डाइंग प्रोसेस में यूज़ होता है। इसके अलावा ये टैनिंग इंडस्ट्री में लेदर को टैन करने के लिए भी, टैनिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है लेदर को हार्ड करने का प्रोसेस। अदरवाइज़ आपको पता है एनिमल स्किन जो होती है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, तो उसको हार्ड करना पड़ता है, तो उसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा क्रोमियम के कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज़ होता है। टाइट्रेशन में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह ये प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग भी है और ऊपर से कलर्ड भी है। तो K2Cr2 अगर आप लोगे ना, तो आपने लिया रेडिश ऑरेंज कलर का, और वो किस में, Cr+3 में कन्वर्ट होगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो जब रिएक्शन ख़त्म होगी तो कलर चेंज से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया, तो वहाँ पर यूज़ होता है। इसके अलावा ये फोटोग्राफी फॉर हार्डनिंग जिलेटिन फिल्म्स जो होती थी, जो आपको याद हो कि पहले रोल होता था कैमरा के अंदर, तो उसमें एक वो होती थी रोल जो होता था, फिल्म जिसमें छोटे छोटे पिक्चर्स बनते थे, नेगेटिव्स बनते थे, उनको बाद में डेवलप कराते थे, तो उसमें भी इसका यूज़ होता था उनको हार्डन करने के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। ब्रेथ एनालाइजर्स में हम लोग देख ही चुके हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन यहाँ से हैं, दैट बोथ सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टिल सोडियम डाइक्रोमेट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली वाई। बोल रहा है आपको कि K2Cr2O7 या फिर Na2Cr2O7 दोनों में है, तो डाइक्रोमेट आयन ही, दोनों में क्या है, डाइक्रोमेट आयन है, तो दोनों को ही आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर सोडियम डाइक्रोमेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज सोडियम डाइक्रोमेट, आपको पता है सोडियम का साइज़ ज़्यादा कम होता है पोटेशियम के बजाय, तो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, इसीलिए जल्दी सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगा, तो जल्दी काम करना शुरू कर देगा। सो ड्यू टू इट्स ग्रेटर सॉल्युबिलिटी वी यूज़ सोडियम डाइक्रोमेट इन प्लेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट क्लास। कल हम लोग शुरू करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट के साथ।
पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोगों को सेम चीज़ें पढ़नी है, तो उन्हीं को पढ़ के सेम चीज़ें, ये भी ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में और इसकी रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होंगी ये हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एफ ब्लॉक को शुरू करेंगे। तो आज का यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, स्ट्रेट अवे 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। वेदर आपसे प्रिपरेशन पूछ लेगा, 1 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन उसमें दे देगा, रिएक्शंस आ जाएंगी बैलेंस करने के लिए, तो इन सब को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप ज़रूर एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपसे हो जाते हैं इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं तो यू कैन जस्ट राइट डाउन ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू हैव डाउट इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। साथ साथ क्वेश्चन करते रहोगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।